का विकास हो, कि ऐसा ना कि विमेन एम्पावरमेंट हो जाए और फिर पुरुष जलने लगे। अभी भी मैं क्लास लेता हूँ तो ये बातें आती हैं कि, और जो सोसाइटी में मैं पेपर कटिंग करवाता हूँ कि एक रिसर्च डेटा के लिए, तो आप लोग देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पुरुष भी इसमें हो रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप जैसे कि आप लोगों का जो क्षेत्र है, आप कोयला निकलता है धरती से, तो क्या केवल कोयला ही निकलता है? पानी नहीं निकलता है, उसमें एथेन, मेथेन, कितने प्रकार की गैसें निकलती हैं, कितने लेबर उसमें, हम तो फिजिकली जानते हैं हम कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर वो कोयला, भाई कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ तो खोना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को पाने के लिए अगर बुरी चीज़ों को खोना ही पड़ जाए तो हमें लग रहा है कि फिर भी वो सस्ता सौदा है। तो यहाँ पे इस प्रकार की, अगर देखिए, अब दूसरी यहाँ पे बात समझिए, अगर एक तो क्या हुआ, वो तो जो नुकसान हुआ हुआ, और दूसरी जो यहाँ पे हुई कि भाई वो अगर शादी हुई और जनरेशन, जैसे कि एक बच्चे में सरकार कहती है कि 3 साल का गैप लगाइए, अभी भी गांव में देखिए तो 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो वो उस महिला को अपने लिए सोचने के लिए कितना वक्त मिल रहा है। पिछली बार तो मैंने वीडियो में बताया था कि भाई जो जिन भौतिक चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं उनको हम ही उसकी सर्व हम ही करें। तो वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बताया था कि इससे एक पुरुष में एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होगा। और हमारी तीसरी जो पेपर ये कहती है कि एक टीचर के रूप में आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम एक का एम्पावर कर दें और दूसरे को कमजोर कर दें। मैं ये टीचर के रूप में ये चाहता हूँ कि दोनों पक्षों का एक समान विकास हो, और जहाँ पर कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो, एक ऐसे परिवार का निर्माण हो जहाँ पर कि एक दोनों की महत्ता हो, अपनी इम्पोर्टेंस हो, और इन दोनों के विचारों का आदर किया जाए, और उन जो तालमेल हो वो काफ़ी घनिष्ठ और स्वस्थ हो, जिससे कि किसी भी प्रकार का इन फ्यूचर में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जन्म न हो। जरा सोचिए कि अगर जैसे मान लें अगर किसी परिवार में एक ही अगर बच्चा, माने पति पत्नी है, एक ही बच्चा को चाहे, तो जरा सोचिए कि एक बच्चा अब एक बच्चा है तो आपके ऊपर शारीरिक दबाव भी कम है, मानसिक दबाव भी कम है, और आप इमोशनल दबाव से भी कम है। आपके पास समय भी खूब मिलेगा। बच्चा 1 साल 2 साल में, आप अगर नौकरी पेशे में हैं या अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप 1 साल 2 साल का ब्रेक करके आप बच्चे की परवरिश कर दिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब वो बच्चा अपने दादा दादी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने पिताजी के पास, अपने चाचा चाची के पास वो रुक सकता है। वो 6 घंटे वो सरवाइव कर जाएगा। तो आप वहाँ पे अपने जीवन को आगे, अपने जीवन के बारे में, आप नौकरी कर रहे हैं तो आप उसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं तो आप एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपकी नौकरी हो या एजुकेशन हो, जब वो आपके आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका एम्पावरमेंट होगा। तो और उसके बाद से आपको अर्थ की भी प्राप्ति होगी, तो अर्थ की प्राप्ति होगी तो उससे भी आपका एम्पावरमेंट होगा, और निश्चित रूप से बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा में आपका उसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इतना तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब मान लो कि किसी बच्चे का अगले साल में भी बच्चा हो गया, 1 साल का बच्चा हुआ, अरे ठीक 1 साल बाद 12 महीने बाद फिर दूसरा बच्चा हो गया। तो एक तो शरीर मनोविज्ञान, और दूसरा चिकित्सा विज्ञान जो कहती है कि अभी शरीर पुष्ट ही नहीं हुआ कि दूसरे बच्चे को एडाप्ट किया जाए, और दूसरा जो बच्चा हुआ तो कहीं ना कहीं दूसरे बालक में उतने पोषक तत्वों से उसका निर्माण नहीं हुआ, उतने जितना खून, महिला में भी खून की कमी हुई। तो इस बालक में तो कहीं ना कहीं इस बालक का जितना गर्भावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। और उस विकास में जब बच्चा जब आता है तो आप वो देखिए, वो बच्चा वो बीमार होगा, वो कई प्रकार के डिजीज से ग्रसित होते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं, आते उसको पैदा होते ही पता चला कि जान्डिस हो गया है, और खून की कमी है, वजन कम है, कई प्रकार के सिर बड़ा हो गया है, या कई प्रकार के ऐसे डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब वो देखिए, अब जरा यहाँ पे विचार कीजिए, गलती तो कहीं ना कहीं माँ बाप की हुई ना।
लेकिन भोगेगा कौन? वो बच्चा जीवन भर अपनी लापरवाही, गार्जियंस की लापरवाही बच्चा भोगेगा, और जीवन भर तो बच्चा जो परेशान हुआ। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि उस बालक को कौन सरवाइव कर रहा है? वो बालक को सरवाइव करेगा देश। और जिन हमें देश में जितने हमारे पास सशक्त लोग होंगे, जितने हमारे पास एजुकेटेड लोग होंगे, जितने हमारे पास शारीरिक और ब्रेन पैदा होगी, तो वो देश आगे जाएगा। और इस प्रकार के अगर बालक अगर आते रहें तो जरा देखिए, बातों को मैं जो कहना चाहता हूँ वही समझिए। तो आपने गलती की, अगर एक साल में अगर दूसरा बच्चा फिर होने वाला हो गया तो महिला को भी तकलीफ और होने वाली जनरेशन को भी तकलीफ। और दो बच्चों के बीच में अब यहीं से पूरी एजुकेशन सिस्टम, आप लोग भाषा के विकास में भी हम लोग पढ़ाए हैं और मनोविज्ञान में पढ़े होंगे, उसका भाषा का विकास अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक साल बड़ा बालक बड़ा है, उसको उसकी भाषा अपने आप में खुद परिनिष्ठ नहीं हुई, वो भाषा को खुद नहीं सीख पा। अगर वो गलत भाषा का उच्चारण करेगा और जो वो व्यवहार दोहराएगा, वही उसका छोटा भाई भी या जो भी उसका छोटा जो संतति है वो उसको अनुकरण करेगा। और कहीं ना कहीं बालक में एक विशेषता होती है, दोनों चूंकि बालक हैं, दोनों एक दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं। तो एक और बात समझिए, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि गुण बहुत कम जाते हैं, अवगुण बहुत जाते हैं। तो बड़ा वाला भी छोटे वाले का सीखने लगता है। और इसमें होता क्या है कि दोनों की भाषा और दोनों का विकास, शारीरिक हो या मानसिक हो या इमोशंस हो या ये कहीं, और ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित ही नहीं होती है, वो बिगड़ जाती है, स्पष्ट रूप से बिगड़ जाती है। लेकिन जिन परिवारों में अगर एक बालक के दूसरे बालक में 3 साल का जो मानक है, अगर आप उसको 5 साल पे देख करें तो 5 साल पे अगर उस बातों को अगर वो हो, एक ही बेहतर है। क्या जरूरत है? यहाँ पे तो एजुकेशन तो ऐसी हो और हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है कि हम तो यहाँ पे एक सोचें, अरे इतनी देश के सीमित संसाधन हैं और अब तो परिस्थितियाँ भी वैसी नहीं रही। अब तो जो जितना ज़्यादा एजुकेट होगा, जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा, वो उसमें हमें नहीं लगता है कि आगे चल के कोई दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जनसंख्या नियंत्रण की ये बातें हैं। और इसमें जो 2 बच्चों के बीच का जो सिद्धांत है, तो मैं 2 बच्चों के बीच का मैं 2 बच्चों के बीच के सिद्धांत के जो प्रिंसिपल्स हैं, क्यों 2 बच्चों के बीच में इतना अंतर रखा जाए, इसका अंतर रखने का यही कारण है कि इसके बालक, एक तो बालक का दूसरे बालक का भी शारीरिक विकास प्रभावित होता है, और दूसरे बालक के आने के बाद से पहले बालक की परवरिश पे चूंकि माँ बाप का ध्यान भी कम हो जाएगा। और जरा एक और मैं बात, मनोविज्ञान के सिद्धांत में आपको सर पढ़ाए होंगे, जैसे ही दूसरा बालक आएगा, माँ बाप का ध्यान जब जाता है तो पहले बालक के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, और वो कॉम्प्लेक्स की वजह से लड़के के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि आगे चल के वो बच्चा आक्रामक हो जाता है। उसको ये लगता है कि छोटे वाले बच्चे को ज्यादा प्यार किया जा रहा है, हमें कम। आप इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन बालक इस बात को नहीं समझ पा रहा है, और ये गलतियां अभी भी दोहराई जा रही हैं। आप कहेंगे कि सर पढ़े लिखे नहीं, अरे पढ़े लिखे परिवारों में तो और ज्यादा है, पढ़े लिखे परिवारों में तो और ज्यादा है। 10 उदाहरण पे आप तर्क करें, 10 उदाहरण पे मैं तर्क करूं, ये सार्थक पहल नहीं है। कहीं ना कहीं ये मैं देखा हूं कि लोग, अरे हो गया, हो नहीं गया। हमें यहाँ पे एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो बातें पर्दों में है उसको पर्दों में ही रखें। हम बात की हमारे अंदर समझदारी हो। और देखिए, ये समझदारी का अभाव हुआ कि हमें ऐसे विषयों को बीएड के सिलेबस में शामिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये टीचर एजुकेशन है। यहाँ पे जो तैयार हो रहे हैं वो विद्यार्थी साधारण नहीं है। वो एक स्कूल में जाएगा और 60 वर्ष तक पढ़ाएगा, 62 वर्ष तक पढ़ाएगा। तो जरा कल्पना कीजिए, 60, अगर वो इन शिक्षाओं से वंचित रह जाए, अगर कोई ये कोई शिक्षा है, अरे महाराज 60 वर्ष तक वो टीचर, जरा कल्पना कीजिए अगर वो इन चीजों से वंचित है, इन ज्ञानों से वंचित है, अगर वो नहीं जान हो पा रहा है, वो खुद संकोच में दूसरे को क्या ट्रेंड करेगा। हम टीचर अगर हो रहे हैं तो हमारी मनोवृत्ति टीचर जैसी हो।
और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये वीडियो को जो भी देखें, ये वाली जो इस सेकंड पे जो वीडियो है जरूर देखें। टीचर जेंडर ब्लाइंड होता है। टीचर के लिए क्या बालक क्या बालिका, उसको बालक और बालिका में नहीं दिखती, और जिसको दिखती है वो सच्चा टीचर है ही नहीं। चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, वो टीचर है नहीं। और वास्तव में ऐसा होता बहुत कम है, और एक्सेप्शनल केसों पे अंग्रेजी में अपवाद होते हैं, लड़ा नहीं जाते, एक्सेप्शनल केस होते हैं। जो टीचर होता है वो जेंडर ब्लाइंड होता है। उसके लिए क्या बालक और क्या बालिका, दोनों एक समान होते हैं। तो उसको उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि, इसलिए जो ये बातें हैं, ये बातें सीखनी पड़ती हैं। आज सरकारी स्कूलों को देखिए, वहाँ पे जहाँ पे एक ही 2 टीचर हैं। अरे शहर, आप लोग शहर में रहते हैं तो शहरों में देख रहे हैं कि वहाँ पे टीचर ज़्यादा। गांव में जाइए, गांव में एक स्कूल में 1-2 टीचर हैं। एक टीचर, एक पैरा टीचर है, 2 टीचर मिलकर चला रहे हैं। जरा सोचिए इस गांव में कितनी लड़कियां आती होंगी। 12वीं तक की शिक्षा, 10वीं तक की शिक्षा वहाँ चलती है। जरा कल्पना कीजिए उन बच्चों के, अगर ये क्या वो बच्चे वो जानने के अधिकारी नहीं है? आप कहेंगे कि ये जेंट्स टीचर हैं, ये टीचर जेंट्स लेडीज की परिकल्पना ही नहीं है। टीचर जेंडर ब्लाइंड होता है, उसको ये बातें ही नहीं है। और टीचर, शास्त्र तो कहते हैं जब 100 माँ बाप का जब एक उतना जब दिल बन जाता है तो उतना दिल एक टीचर का होता है। तो टीचर को बहुत उदार, और वो बातें ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्पावरमेंट के, तो जो 2 बच्चों का जो सिद्धांत है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें दोनों के लिए, बालक के लिए भी उसमें लाभ है, और महिला के लिए भी लाभ है, और परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए लाभ है। तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को, ये अवेयरनेस इस बात को सिखाती है कि हम इस बात को जानें कि हमें किस प्रकार से अब हमें, मतलब हम स्वस्थ रह सकते हैं, मेरा परिवार और हमारी एजुकेशन सिस्टम, हम बच्चे को कैसे परवरिश कर सकते हैं, कितने तक हम सक्षम हैं, कितना हम कर सकते हैं। और बाकी जो इस एजुकेशन तो अपना भूमिका कर ही रही है। तो इस बात को, और तीसरा है कि राष्ट्र के भावी नागरिकों के निर्माण हेतु उचित लालन पालन। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, आप लोग इस बात को पढ़े होंगे क्लास में, तो हम लोग मार्च के पहले पढ़ाई थे। तो देखिए उचित, यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र जो विकासशील से विकसित हुआ, वो बीमार व्यक्तियों की वजह से नहीं। हमें आज मजबूत बच्चों की जरूरत है, जो शरीर से बलिष्ठ हो, जो इमोशन से बलिष्ठ हो, जो मस्तिष्क से बलिष्ठ हो। हमें आज ऐसे बच्चों की जरूरत है। आपको लग रहा है कि सर व्यवहारिक, मैं कोई भी व्यवहारिक, मैं बिना किताबी ज्ञान के एक लाइन भी मैं नहीं बोलता। विवेकानंद जी बहुत अच्छी परिभाषा, शिक्षा की हम लोग जो परिभाषा पढ़ते हैं, उसने तो विवेकानंद जी बहुत लास्ट में कहे हैं, बहुत लास्ट में, उसको उनकी परिकल्पना ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा भी शिक्षा कहलाने के लायक है, वह शिक्षा भी शिक्षा कहलाने के लायक है जो विद्यार्थियों में सिंह के समान साहस न उत्पन्न कर दे, जो विद्यार्थियों में सिंह के समान साहस, बाजुओं में फौलाद, लोहे की तरह ताकत, और उसके नाड़ियों में उस प्रकार की ऊर्जा का संचार न कर दे, वह शिक्षा शिक्षा कहलाने लायक है। जरा सोचिए, ये इनकी वास्तविक परिभाषा है विवेकानंद जी की। तो इसलिए मैंने कहा कि अब यहाँ पे, अब बताइए, कुपोषित बच्चे जो होंगे, आप लोग आंगनबाड़ी में देखते हैं कि पुष्टाहार आता है, वो परिकल्पना कैसे आई? अगली बार वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो भी स्कीम आती है वो सब डेटा रिसर्च पे आती हैं। आपके पास 1000 डेटा है, लेकिन देश की आबादी की आधी आबादी, 135 करोड़ जब लोग बोला जाता है ना, तो जरा कल्पना कीजिए 135 करोड़ का आधा, कल्पना करना है। आपके पास 100 डेटा है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि वो कितनी बातें होंगी। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को ज़रूरत है खान पान की, प्रोटीन की, आयरन की, कैल्शियम की। इससे इनका एम्पावरमेंट होगा, फिर शारीरिक एम्पावरमेंट होगा। और एक बात बता दूं
कि जब तक हमारा शरीर बलिष्ठ नहीं होगा ना, मन में ताकत शरीर की ताकत से आती है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना शारीरिक ताकत मजबूत है, जितनी उसकी इच्छा, उसके अंदर उतनी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। और जितना शरीर में भी ताकत रहेगी और उतना ज़्यादा उसके अंदर पढ़ने में भी, आपके अंदर खून की कमी है, पढ़ने में मन लगेगा? कभी नहीं लग सकता है। इन बातों को समझना होगा, क्योंकि देश में पैदा लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी उन सभी चीज़ों का वो हकदार है जो चीज़ें प्रकृति द्वारा सबको दी गई हैं, वो उसको पाने का वो जन्मजात अधिकारी है। तो अगर इस प्रकार की अगर बातों को अगर रखा जाए तो निश्चित रूप से एम्पावरमेंट होगा और एक सशक्त समाज का निर्माण भी होगा। तो लालन पालन वाले पे मैंने जब ये बात आई, तो लालन पालन को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से, अगर मैं तो देख रहा हूँ कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो लोग आ रहे हैं, विद्वान लोग, एक ही टॉपिक पे घंटों घंटों चर्चाएं हो रही, क्योंकि ये टॉपिक डिबेटिंग टॉपिक है। ये जेंडर जो ये है, ये इशू है, और इशू पे जितना ज़्यादा डिबेट होगा, जितनी ज़्यादा लोगों की इसकी जितनी ज़्यादा देखो भाई रिलायबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा ये बातें माने समृद्ध होंगी और व्यक्ति का उत्थान भी होगा। देखिए, एक के उत्थान से दूसरे का उत्थान समाहित है। हम इस बात पे ये, जैसे कि पिछली बार कोई एक प्रश्न था कि सर वीमेन एम्पावरमेंट है तो मेन एम्पावरमेंट की जो बात थी। देखिए, मैं बताऊं कि ये एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर वीमेन एम्पावर है अगर, तो निश्चित रूप से मेन भी एम्पावर होगा। अगर हमारी बेटी है या हमारी पत्नी है, अगर वो बहुत अच्छी एजुकेटेड है, तो क्या वो हमारे हर काम में हमारी सहायता नहीं करेगी? बिल्कुल, अच्छे राय देगी। हमसे कहीं कोई गलतियां हो रही हैं तो वो हमें वो सुधार सकती है। लेकिन अगर बाय द वे वो अनपढ़ हो, न जानती हो, तो वो हमको फिर आप ही के भरोसे वो भी रह जाएगी। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट एक धुरी है। अगर दोनों पढ़े लिखे हैं तो, और दोनों के विचार मिल रहे हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि व्यक्ति कितना आगे और कितना अच्छा परिवार और कितना अच्छा समाज, कितना एम्पावर हो सकता है। तो इसमें लालन पालन वाले में बहुत, आप लोग इस पे तो अगर गृह विज्ञान को अगर देखा जाए, होम साइंस का जो पेपर है वो तो टोटली इसी पे है। गृह विज्ञान में है क्या? परवरिश, लालन पालन और पर्सनल हाइजीन, इसके अलावा गृह विज्ञान में क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं पूरे विषय को अगर मैं बात करूँ तो इस पे तो हम लोग बहुत पूरा एक एक बिंदु को उठाएं तो एक एक बिंदु पे बात करते रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे मूल जो मुद्दा है कि हम अगर इस प्रकार की अगर बातें रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सशक्तिकरण होगा, और वो सशक्तिकरण से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ परिवार का एक विकास होगा। तो इस प्रकार से हमारा, और अगला है परंपरा एवं आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखना एवं सामाजिक समरसता में सुधार करना। लंबा टॉपिक हो जाएगा और फिर मैं अगले वीडियो में इसको मैं करूँगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस बात को जानेंगे। तो आज हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि विमेन एम्पावरमेंट, एक जो एम्पावरमेंट की जो एक प्रोसेस है वो क्या है? वो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूअसली, ये निरंतर होती रहती है। हम जितने ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, जितने ज़्यादा लर्न करते हैं, जितने ज़्यादा एजुकेट होते जाते हैं, जितने ज़्यादा हम वर्क एक्सपीरियंस होता जाता है, उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होता है? अनुभव बढ़ता जाता है। पिछली वीडियो में मैं एक भूल सुधार करना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने जो डेटा रखा था, तो वो डेटा में सब 1952 से जो मैंने डेटा रखा था, तो साक्षरता पे कि महिला और पुरुष साक्षरता कितनी है, तो उसमें एक लास्ट बीच में 1900 जो भी 51 होगा, चाहे जो भी होगा,
तो बोलते समय 2051 जैसे होता ना कि व्यक्ति जब भावावेश में होता है तो ये हो जाता है, तो उसमें कोई ये मानवीय त्रुटियां हैं, उसमें उसको सुधारा जा सकता है। और वो बेसिकली अगर आप सुने भी होंगे तो शायद वहाँ पे आपको खुद ही लग गया होगा कि 1900 समथिंग है, क्योंकि 1951 से मैं डेटा रख रहा हूँ और वो आपका बीचों बीच में है, लगभग 2011 तक का मैं डेटा रखा हूँ। तो 1900 उसको जो वो है, तो वो जनरल प्रक्रिया में आप लोग वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो पिछली वाले में वहाँ पे होगा तो उसको सुधार लेंगे। नहीं तो ऐसा ना कि भाई सर ने कहा तो भाई टीचर की कही गई बातें बच्चे थोड़ा सा वो ले लेते हैं। और देखिए मैं ये नहीं कहता कि बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं भाई, और हमें भी बच्चों ने ही बताया। तो देखिए टीचर और स्टूडेंट, मुझे बहुत खुशी है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम अब मेरे बच्चे बहुत जागरूक हो गए हैं। और सच पूछिए तो आप ये बात को मानिए, माँ बाप हो या टीचर हो, वो खुश तब होता है जब उसके बच्चे जागरूक होने लगते हैं। माँ बाप में देखो कमियां पर नाराज वो लोग होते हैं ना जिनके अंदर अब इमोशंस गड़बड़ हो गया है, जो लोग अपनी बातों में दूसरे की बातों को नहीं समाहित करना चाहते, वो लोग नाराज होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। और सच बताएं, हमारी शास्त्रीय परंपरा ऐसी है कि जब कहते हैं कि जब गुरु से सवाया विद्यार्थी हो जाता है तब जाके गुरु प्रसन्न होता है, अन्यथा गुरु प्रसन्न नहीं होता है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि कम से कम आप लोगों ने वीडियो को सुना और आप लोगों ने उस कमी को आपके ध्यान में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे का वीडियो आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुनी है। तो और मेरे वीडियो में आपने सुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरे वीडियो में इंटरेस्ट है। तो देखो, एक टीचर और एक शिक्षा यही चाहती है कि विद्यार्थी के अंदर अवेयरनेस आ जाए। और इतने आप लोग अवेयर हैं तो मैं 100% मैं संतुष्ट हूं कि आप भी सही रास्ते पे हैं, मैं भी सही रास्ते पे हूं और शिक्षा भी सही रास्ते पे है। तो इसी बातों के साथ मैं आज का ये जो टीचिंग मटेरियल एड जो आप लोगों को मिल रहा है ऑडियो विजुअल, इसके माध्यम से आज की मैं क्लास यहीं पर विराम देता हूं। और पुनः हम लोग समय पर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग घर पे जब भी बैठें तो एक बात को जरूर करें, देखिए सभी मूल है एजुकेशन। मेरे देखिए पढ़ाना और पढ़ना ये अलग बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी करना, स्वाध्याय करना, जितना ज्ञान आप सेल्फ स्टडी और स्वाध्याय से पा सकते हैं उतना ज्ञान आप किसी अन्य चीजों से नहीं पा सकते हैं। टीचर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आज क्लास में लेते समय बताया था कि एक लोहे को एक चुंबक में रख दिया जाए तो लोहे के अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं नेचुरली। लेकिन उसी चुंबकीय गुण आए हुए लोहे को फिर जाके लोहे में डाल दीजिए तो उसके अंदर से चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। मैं चुंबक बनाने की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं गुण की विशेषता बता रहा हूं कि जब एक लोहे में चुंबक के संसर्ग में उसके अंदर वो गुण विकसित होने लगते हैं। आप भी जब अपने टीचर के पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अपने माँ बाप के बीच में जब आप रहते हैं तो आपके अंदर अच्छे संस्कार, आप लोगों के व्यवहार में परिमार्जन ये नैसर्गिक होने लगता है। तो हम भी इस बात को, 2 बातों को आप लोग करें। आप लोग क्यों टीचर्स के संपर्क में रहिए, वीडियो जारी सुनिए, जूम पे क्लास हो रही है, निरंतर उपस्थिति को बढ़ाइए। बहुत ऐसे लोग हैं कि हमने आज तक नहीं जुड़े, तो आपने नहीं जुड़ा, अब आप देखिए जब सुनेंगे ही नहीं तो आपको अंदर क्या मतलब इंटरेस्ट कैसे आएगा? अरे कोई चीज खाएंगे तब तो इंटरेस्ट जगेगी। तो आप इसको पहले बैठिए, सुनिए, फिर आपके अंदर उस प्रकार की इंटरेस्ट आने लगेगी। तो आज के लिए मैं इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।